तो ये कहानी है आइक की, जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। लेकिन सबको लगता है कि आइक एक डीमन है, लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि आइक एक इंसान है जो कि बचपन में ही अनाथ हो गया था। इसीलिए द ग्रेटेस्ट डीमन ने उसे पाला पोसा और ट्रेन किया, और अब आइक द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन चुका है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आइक की असलियत के बारे में डीमन लॉर्ड को पता चल जाए और वो आइक को खत्म कर दे। तो चलो जानते हैं कि आइक के साथ आगे क्या होता है। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बुक शेल्फ में से एक किताब निकालती है और उस किताब को खोलकर हमें उसकी कहानी बताने लगती है। उस जादूगर का नाम आइक था। वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में था और द मास्टर मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। और इसके अगले ही पल में हमें एक युद्ध भूमि दिखाई जाती है जहां पर काफी सारे डीमंस होते हैं। इसके बाद हम एक ऑर्क को देखते हैं और वो अपने मास्टर से कहता है, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया मास्टर आइक। और दोस्तों, ये डीमन हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। दूसरी ओर हमें आइक की आर्मी दिखाई जाती है जो इंसानों को काफी आसानी से हरा रही थी, और उस राज्य का राजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन तभी आइक वहां आता है। मैं आइक हूँ, डीमन लॉर्ड की 7th कॉर्प्स अनडाइंग ब्रिगेड का आर्मी कमांडर। वैसे अब तुम बस 3 ही काम कर सकते हो। पहला, हार मानकर अपना राज्य हमें सौंप दो। दूसरा, एक सच्चे मर्द की तरह अपने हाथों से अपनी जान ले लो। या तीसरा, दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन आइक की बात ना मानते हुए वो राजा आइक पर हमला कर देता है। सो आइक अपने मैजिक से उस राजा को वहीं हरा देता है। और इसके बाद वो इस ऑर्क से कहता है, जिन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है उनके जख्मों को ठीक कर दो, और साथ ही इसके भी। और आइक को ये सब करते हुए एक लड़की मैजिक बॉल में से देख रही थी, और वो आइक को देख कहती है, इसने 1 हफ्ते में ही इस राज्य पर कब्जा कर लिया। सच में इसके अंदर बहुत काबिलियत है। वहीं आइक अब खिड़की से बाहर देखता है, चारों ओर बस तबाही। ये युद्ध खत्म हो गया है। झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि इतने लोगों को दर्द देकर मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ, कोई डीमन नहीं। मेरे टीचर रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। उन्हें इस दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान था, और उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन का भी, जो एक दौर में इस दुनिया में रहा करती थी। मैं एक अनाथ था, लेकिन रोमबर्ग ने मेरी परवरिश की, ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान था। उन्होंने मुझे हर एक वो चीज सिखाई जो वो जानते थे। लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में कोई बात मत करना, वरना एक दिन इससे कयामत आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि मैं अपना ये मास्क कभी ना उतारूं, क्योंकि अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरा ये कमरा एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ आइक नोटिस करता है कि उसकी टेबल के नीचे एक लड़की होती है, और वो आइक को देखकर इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। और ये लड़की आइक की सच्चाई जान चुकी है। अब इसके बाद हम आइक को अपने चेले के साथ बाहर टाउन में देखते हैं। मास्टर आइक, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा रहने दे रहे हैं? दूसरे लीडर्स का कहना है कि हमें सभी इंसानों को मारकर सब कुछ जला देना चाहिए। आइक कहता है, अगर हम इन इंसानों को मार देंगे तो फिर टैक्स कौन चुकाएगा? आइक ये कह ही रहा था कि तभी उसके पास कुछ इंसान आते हैं उससे कुछ कहने के लिए। हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा? जितना आप हमेशा से देते आए हैं। लेकिन अगर किसी ने भी डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात नहीं मानी तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी ये बात सुन इंसान थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में आइक वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुँचता है, उस पर एक खतरनाक डीमन हमला करने लगता है। और आइक को सम्मन किया है इस लड़की ने, जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था।
अब यहाँ ये डीमन काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आइक यहाँ बस अपने एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है। जो देख वो लड़की कहती है वो गोलेम काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। तो ये मोहतरमा है डीमन लॉर्ड की आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो। ये मेरी सुपीरियर है और एक लौती ऐसी डीमन जो मेरा सीक्रेट जानती है। आइक उससे कहता है आखिर तुम मुझे हमेशा इस तरीके से क्यों बुलाती हो? क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। वैसे तुमने काफी जल्दी उस राज्य पर कब्जा कर लिया। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मास्टर दाइरोकुतेन तुमसे मुलाकात करना चाहती हैं। तुम शायद से पहले ऐसे ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिला है। चलो अब मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल में लेकर चलती हूँ। और इसके बाद वो आइक को वहाँ से ले जाती है। दूसरी ओर आइक के महल में इस लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आइक का मैजिक बैरियर उसे यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद वो देखती है कि टेबल पर कुछ डम्पलिंग्स रखे हुए हैं और ये आइक ने ही उसके लिए रखे हैं। वो लड़की ज्यादा कुछ सोचे बिना उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आइक डीमन लॉर्ड के कैसल में आ चुका था। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन महल के दरवाजे पर 2 पहरेदार लगे हुए थे और वो अंदर जाने वाले हर एक शख्स को बारीकी से चेक करते हैं। इसी वजह से आइक थोड़ा परेशान था, क्योंकि अगर इन्होंने उसका मास्क हटाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आइक एक इंसान है। लेकिन यहाँ पर सेफिरो सब कुछ संभाल लेती है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे उन पहरेदारों को आइक के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक ऑरा दिखाई देने लगता है। जो देख यहाँ मौजूद एक बंदा कहता है तुम्हारी ताकत बिल्कुल तुम्हारे दादा के जैसी है। आइक पूछता है तुम मेरे दद्दू के बारे में जानते हो? वो कहता है मास्टर मैजिशियन के बारे में हर एक डीमन जानता है। और ये बात सुन आइक को समझ आता है कि मरने के बाद भी रॉमबर्ग के नाम का दबदबा है। अब इसके बाद कैसल के अंदर आकर ये डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाने लगते हैं और डीमन लॉर्ड का महल बहुत ही बड़ा होता है और सिर्फ आइक को ही चलते हुए जाना पड़ रहा था। सेफिरो और वो दूसरा शख्स उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन जिस स्पेल का यूज इस तरह उड़ने में किया जाता है उसको आइक इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसके बाद ये सभी पहुंचते हैं डीमन लॉर्ड के चैम्बर के पास। सेफिरो आइक से वहीं ठहरने को कहकर पहले चैम्बर के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर आइक हमें बताता है कि करंट डीमन लॉर्ड दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड की आर्मी का नेतृत्व इतने अच्छे से किया कि अब डीमंस का पकड़ा इंसानों के खिलाफ भारी है। लोगों का कहना है कि ये डीमन लॉर्ड बेहद निर्दयी है। जो भी उसकी आंखों में चुभता है वो उसे खत्म कर देता है, भले से ही वो दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों को भा जाए तब वो उन्हें काफी अच्छा ओहदा देता है, भले से ही उनमें ताकत की कमी क्यों ना हो। पहले डीमंस आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड बनने के बाद सब कुछ बदल दिया और अब मैं उसी शख्सियत से मिलने वाला हूँ। इसके बाद हम आइक को डीमन लॉर्ड के चैम्बर में देखते हैं और यहाँ आइक डीमन लॉर्ड को देखता है और डीमन लॉर्ड बस एक छोटी सी बच्ची होती है। मैंने सुना तुमने आर्समैन की फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया। आइक कहता है हाँ, और इसका सारा श्रेय मास्टर सेफिरो को जाता है। तभी सेफिरो कहती है ये उसका पोता है जिसे गार्जियन ऑफ हेल कहा जाता था, रॉमबर्ग। ओह, तो ये रॉमबर्ग का पोता है। अब समझ आया कि आखिर इसने उन इंसानों को क्यों नहीं मारा और कैसे इसने इतनी आसानी से फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया, और ना ही इसने उन इंसानों के लीडर को मारा। सो तभी आइक कहता है कि भले से ही इंसानों के अंदर हम डीमंस का खौफ हो, लेकिन इस खौफ से वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे। और आपको तो ये बात पहले से ही पता होगी कि पहले जितने भी डीमंस ने सिटी के लीडर्स को खत्म किया है और जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया, वहाँ के हालात अब कैसे हैं। और ये सब कहते हुए आइक सोच रहा था मैंने बस डीमन लॉर्ड से कुछ पलों के लिए बात की, लेकिन इसी से मैं ये समझ चुका हूँ कि ये भी
रोमबर्ग की तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानती है और इसने उसी नॉलेज का यूज करके डीमन लॉर्ड की आर्मी को इतना बेहतर बनाया है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी डीमन लॉर्ड उसके पास आ जाती है। सच में तुम दूसरे डीमन से बहुत अलग हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हारा चेहरा जरूर देखूंगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आइक चैन की सांस लेता है। वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो सेफिरो से कहता है उसे कितनी आसानी से पता चल गया कि मैंने एक मास्क पहन रखा था। वो कहती है तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चला और इसके अलावा उन्होंने तुम्हें एक तोहफा भी दिया है, लेकिन मुझे ये तोहफा सजा ज्यादा लग रही है। इसके बाद आइक अपने महल में आता है और यहाँ आने के बाद वो उसी लड़की को देखता है जो मस्त आराम से सो रही थी। सो आइक उसे जगाता है। आइक को देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है। प्लीज आप मुझे मारिए मत, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है 13। और इसका ऐसा अजीब नाम इसी वजह से है क्योंकि ये एक गुलाम है और गुलामों को अक्सर नंबर से ही बुलाया जाता है। लेकिन मेरी माँ मुझे सैटी नाम से बुलाती थी। आइक कहता है कि चलो जो भी है, लेकिन क्योंकि तुम जान चुकी हो कि मैं एक इंसान हूँ इसीलिए मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता। और ये बात सुन वो लड़की घबरा कर आइक के ऊपर ही चढ़ जाती है। सो आइक उससे कहता है कि आज से तुम मेरी मेड हो। और ये बात सुन वो लड़की खुश होकर आइक के गले लग जाती है। अब अगले दिन हम टाउन में आइक और उसकी आर्मी को देखते हैं और आज से आइक इवेलियस का शासक है। और इसी तोहफे के बारे में कल सेफिरो ने आइक से कहा था। और इवेलियस साउथ की ओर काफी ज्यादा दूर है, युद्ध भूमि की फ्रंट लाइन पर। ये एक छोटा टाउन है लेकिन हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल। तुम्हारा मिशन है उस टाउन की हिफाजत करना और वहाँ से डबल टैक्स रेवेन्यू कमाना। और ये आइक के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। युद्ध के टाइम पर एक छोटे से टाउन से डबल टैक्स रेवेन्यू निकलवाना। और यहाँ आइक कहता है ये टाउन फ्रंट लाइन पर है जिस वजह से इंसान हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे इस टाउन को तबाह किया है सेफिरो ने। अब प्रेजेंट में आइक इस ऑर्क से पूछता है दीवारों को रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा। वो बताता है 6 मंथ्स। ये एक काफी लंबा वक्त होता है और इसी वजह से हमें जल्द से जल्द इन वॉल्स को रिपेयर करना होगा, वरना हमले के दौरान हम जरा भी टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए आइक कहता है हम ये सब 1 महीने में करेंगे। और कहता है लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है। आइक कहता है कि अगर इंसान और डीमंस एक साथ काम करें तब ऐसा मुमकिन है। और इसके बाद डीमंस और इंसान एक साथ काम करने लगते हैं जो देख और कहता है मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मास्टर आइक मुझे हमेशा इसी तरह से चौंका देते हैं। उन्होंने हर एक चीज को इतने अच्छे से मैनेज किया है कि मैं क्या बताऊं। ये आदमी एक जीनियस है। और काम के दौरान कई बार आइक काम में मदद भी करता है, जैसे वो अपने मैजिक से बड़े बड़े पत्थरों को धूल बना देता है। और ये देख वो और कहता है कि मास्टर आइक जरूर से अगले डीमन लॉर्ड बनेंगे। मैं इनकी हमेशा सेवा करूंगा। एक आदमी डीमन लॉर्ड को बताता है कि इस वक्त रोज एरिया किंगडम के साथ हमारा युद्ध काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमसे लड़ने के लिए इंसान आपस में मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हमें युद्ध में दिक्कत आ रही है। ये बात सुन डीमन लॉर्ड कहती है मैं ये जिम्मा उस पर सौंपती हूँ। और यहाँ हमारे आइक की बात हो रही है। दूसरी ओर हम आइक को देखते हैं जो अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी होता है और तभी सैटी उसके लिए चाय लेकर आती है। दूसरी ओर रोजेरिया किंगडम में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जो व्हाइट रोज कमांडर एलिस्टेयर है और इसे यहाँ वापस एवेलियस को जीतने के लिए बुलाया गया है। वहीं इस राज्य की गलियों में एक गेम खेला जा रहा है जिसमें आपको इस बॉल की सही लोकेशन बतानी है और आपके जीतने पर आपको डबल पैसे मिलेंगे।
और यहाँ सेटी भी होती है, लेकिन सेटी के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए ये आदमी सेटी को यहाँ से भगाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो सेटी का फिगर देखकर कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ और दाव पर लगा सकती हो। लेकिन तभी अचानक इस आदमी के ग्लासेस हवा में उड़ने लगते हैं और बॉल इन तीनों ग्लासेस में होती ही नहीं। यानी कि ये आदमी सभी को बेवकूफ बना रहा था, जिसके बाद लोग उस आदमी को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी सेटी के पास एक आदमी आता है और ये था आइक। और आइक यहाँ पर मामूली कपड़े पहनकर इसीलिए आया है ताकि ये अपने दुश्मन की जासूसी कर सकें। और इसके बाद ये दोनों इस टाउन में आगे बढ़ने लगते हैं। शायद से जो खबर हमें मिली है वो बिल्कुल सच है। इंसान डीमंस को हराने के लिए एक हो रहे हैं और ऐसा इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ है और हर बार इंसानों ने डीमन लॉर्ड को हराया है। ये बात सुन सेटी पूछती है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता? तुम एक इंसान हो, अगर डीमन लॉर्ड हार जाता है तो तुम आजाद हो जाओगी। ह्यूमन सोसाइटी में गुलाम हमेशा गुलाम होते हैं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह हो जाएगी जो हमेशा एक जेल में कैद रहते हैं। ये बात सुन आइक कहता है, तुम चिंता मत करो, आज का डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक है। और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ये जुआरी आदमी एक बड़े से गुंडे को लेकर आ जाता है बदला लेने के लिए, और वो आइक से या तो पैसे मांगता है या सेटी। लेकिन तभी आइक अपने मैजिक का यूज करता है और उस बड़े आदमी के दोनों पैर जम जाते हैं और अगले ही पल में कुछ नुकीले क्रिस्टल्स इन्हें घेर लेते हैं। वो जुआरी कहता है, हे ये तुमने किया है ना? जल्दी से हमें जाने दो। लेकिन तभी आइक उसमें एक क्रिस्टल मारकर उसे चुप करा देता है। हे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इस टाउन की आर्मी करने क्या वाली है? लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए अब आइक उसे मारने ही वाला था। सो अब वो आदमी कहता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि सारे किंग्स डीमंस का सामना करने के लिए एक हो रहे हैं, लेकिन उन सभी के एकजुट होने से पहले ही रोजेरिया की आर्मी डीमन लॉर्ड की आर्मी पर हमला करना चाहती है। ये बात सुन आइक सोचता है, अच्छा तो ये डीमन लॉर्ड की आर्मी पर पहले हमला करके अपने राज्य का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपने इरादों में फेल हो गए तो रोजेरिया मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे वो लोग हमला कहाँ करने वाले हैं? वो जुआरी बताता है, एवेलियस, क्योंकि इस वक्त एवेलियस के हालात बहुत खराब हैं। और ये बात सुनने के बाद आइक वहाँ से चला जाता है और इसके बाद फिर से हम आइक को उसके कैसल में देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ और तुम्हारे बगल में ये अजीब सी लड़की कौन है? सो सेटी बताती है कि वो आइक की मेड है, जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है, लेकिन ये तो बहुत बदसूरत है, क्यों ना मैं तुम्हारी मेड बन जाऊं? हाँ? सो सेटी कहती है, मास्टर बहुत थक गए हैं, अभी उनके आराम करने का वक्त है। सो ये लड़की कहती है, हे तुम आइक को सिड्यूस करने की कोशिश मत करना। सेटी कहती है, मैं सिर्फ उनकी मेड हूँ बस। और ऐसे ही इन दोनों के बीच टकरार हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एवेलियस पर हमला करने के लिए रोजेरिया किंगडम की सेना तैयार हो रही थी और यहाँ इस सेना की कमांडर एलिस्टेयर भी थी। और तभी एलिस्टेयर हमला करने का आदेश देती है, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से स्केलेटन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन पर चारों ओर से हमला होने लगा है। इसीलिए एलिस्टेयर भागने का निर्णय लेती है और आइक ये सब देख रहा था। आइक ने जासूसी करके जो इन्फॉर्मेशन हासिल की थी उसी के बलबूते पर ये सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। लेकिन तभी अचानक आइक में पीछे से कोई तीर मार देता है, जिससे आइक वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर रोजेरिया किंगडम में इस आदमी को पता चलता है कि कमांडर एलिस्टेयर को रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि डीमन लॉर्ड की सेना ने कुछ जाल बिछाए हुए थे। लेकिन इस तरह भागने की वजह से ये आदमी एलिस्टेयर को जेल में डालने की सजा सुनाता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिस्टेयर कितनी जाबाज कमांडर है। दूसरी ओर जब आइक को होश आता है तब वो अपने बगल में सेफीरो को सोता हुआ पाता है। हे तुम आखिर यहाँ क्यों सो रही हो? वो कहती है, अपनी जान बचाने वाले से कोई ऐसे बात करता है, और इसके अलावा तुम मेरे साथ रात भी तो गुजार चुके हो। आइक कहता है, अच्छा। अब इसके बाद आइक पूछता है कि आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे जख्मी होने के बाद मैंने तुम्हें हील किया, अब तक तुम्हारा जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा।
इसके लिए आइक शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी सेफीरो कहती है, मुझे पता चला कि इस लड़ाई में एक भी इंसान मारा नहीं गया, कहीं डीमन लॉर्ड को तुम पर शक ना हो जाए। तुम तो जानती हो मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इंसान और डीमंस एक साथ रह पाएं। ये बात सुन सेफीरो कहती है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। भले से ही तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, लेकिन आखिर में तुम हो तो इंसान ही। और ये कहने के बाद सेफीरो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आइक उस तीर को देखने लगता है। ये तीर मुझ में पीछे से आकर लगा है, इसका मतलब इस महल में कोई गद्दार है। लेकिन तभी वो अपने मास्क को पहन लेता है क्योंकि उसके पास ये लड़की आती है और इसका नाम लिलिथ है और उसके पीछे सैटी आती है। इन दोनों को ही आइक की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन तभी लिलिथ कहती है कि तुम एक इंसान हो, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। सैटी कहती है, ये मेरे मास्टर हैं। और इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच टकरार हो जाती है। लेकिन तभी कोई लिलिथ को उस कमरे से बाहर निकाल देता है और ये होता है द पिग जिरॉन। हे, मुझे अंदर आने दो, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन जिरॉन दरवाजा नहीं खोलता और इसके बाद आइक जिरॉन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, तुम जाकर पता लगाओ कि जिन व्हाइट रोज नाइट्स ने हम पर हमला किया था उनकी कमांडर कहाँ हैं। लेकिन बेचारी लिलिथ अभी भी दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थी। अब इसके बाद हम आइक को जंगल में देखते हैं क्योंकि जेरोन ने उसे ये बता दिया है कि व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टेयर इस वक्त जेल में कैद है क्योंकि वो लड़ाई से भाग गई थी। लेकिन आइक के पीछे लिलिथ भी आ जाती है। तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? ये काफी खतरनाक हो सकता है। आइक पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो लिलिथ? मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और तुम पिछली बार उस बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आए थे, तो मैं क्यों नहीं? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चुप रहना। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि जेल के बाहर कुछ गार्ड्स हैं और आइक यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन लिलिथ उन गार्ड्स को वहीं बेहोश कर देती है और ऐसा उसने आइक के लिए किया है। इसके बाद ये दोनों जेल के अंदर आते हैं और ये जगह सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हो सकता है कि कमांडर को ढूंढने में हमें थोड़ा वक्त लगे। लेकिन तभी लिलिथ एक गार्ड को बेहोश करके सभी चाबियों को हथिया लेती है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स इन्हें देखकर इन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इसीलिए लिलिथ आइक को चाबियां देकर खुद इनका सामना करने के लिए रुक जाती है और लिलिथ उन गार्ड्स के हाथ पैर तोड़ देती है। वहीं आइक उस सेल के पास आ जाता है जिसमें एलिस्टेयर को कैद कर रखा है। लेकिन दरवाजा खोल वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता और अगले ही पल में कोई उस पर पीछे से हमला करता है। आइक उसके हमलों से बचने लगता है और इसके बाद वो उसे वहीं गिरा देता है। ये एक लड़की होती है। वो आइक से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए शैतान? आइक पूछता है, क्या हमारी पिछली लड़ाई के दौरान तुमने मुझे मारने के लिए कोई असैसियन भेजा था? आइक यहाँ उस पर्सन के बारे में पूछ रहा है जिसने उस पर तीर से हमला किया था। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में एक शैतान हो? और इससे पहले कि आइक यहाँ कुछ कहता, उनकी ओर कई सारे गार्ड्स आने लगते हैं और तभी ये लड़की आइक की गर्दन पर अपनी चाकू लगा लेती है और पूछती है, कहीं तुम कोई इंसान तो नहीं? लेकिन तभी आइक अपने एक स्पेल का यूज करता है जिस वजह से ये लड़की और बाकी के गार्ड्स अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। और इसके बाद आइक उन गार्ड्स की ओर जाकर उनके ऊपर अपने एक मैजिक स्पेल से हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट सोल्जर आ जाता है। सो आइक उस पर अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो सोल्जर वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन आइक उसे कोई चोट नहीं लगने देता और तभी अचानक ये लड़की भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन आइक उसे भी बचा लेता है और जैसे ही वो लड़की ये देखती है वो आइक से दूर हो जाती है। और अब आइक उसे बताता है, मैं डीमन लॉर्ड की 7th आर्मी कॉर्प्स द अनडाइंग ब्रिगेड का कमांडर हूँ आइक। और तुमने मुझसे एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा कि क्या मैं एक इंसान हूँ? मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक मेंबर हूँ। आखिर मैं एक इंसान कैसे हो सकता हूँ? वैसे मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ, एलिस्टेयर, युद्ध के दौरान क्या तुमने मुझे मारने के लिए किसी असैसिन को भेजा था? लेकिन एलिस्टेयर कहती है, मैं इस किंगडम की एक नाइट हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी डीमन। सो अब आइक एलिस्टेयर के पास जाकर उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। लेकिन एलिस्टेयर को समझ नहीं आता कि आखिर आइक क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ लिलिथ आ जाती है और उसे लगता है कि आइक
एलिस्टेयर के साथ कुछ कर रहा है। मेरे होते हुए आप इस लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आइक उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए एलिस्टेयर का दिमाग पढ़ने के बाद वहाँ से जाने लगता है। लिलिथ भी आइक के पीछे ये कहते हुए जाने लगती है कि आप मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन तभी एलिस्टेयर आइक से कहती है, क्या तुम यहाँ ये देखने के लिए आए हो कि हारने के बाद मैं किस तरह बेबस हो चुकी हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझ पर जो हमला हुआ था उससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें खुद को नाकामयाब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हारने के बाद तुम जो करते हो वो ज्यादा जरूरी होता है। चलो अब चलते हैं लिलिथ। लेकिन लिलिथ कहती है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो क्यों ना हम दोनों अकेले कहीं चलते हैं मजे करने के लिए। लेकिन आइक वहाँ से टेलीपोर्टेशन गेट खोलकर चला जाता है। इसके बाद हम आइक को उसके महल में देखते हैं। तभी उसके पास सैटी आती है और आइक सैटी को एक चावल की थैली दिखाता है। लेकिन सैटी को पता नहीं होता कि चावल क्या होते हैं। सो अब आइक उसे बताता है, मुझसे कहा गया है कि मैं एवेलियस का जो टैक्स पे है वो डबल कर दूं। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एवेलियस की जमीन खेती करने के लिए बहुत अच्छी है। इस वक्त यहाँ गेहूं उगाया जाता है, लेकिन चावल को उगाना बहुत आसान होता है और चावल की खेती के लिए ज्यादा किसानों की जरूरत भी नहीं होती। तो जब हमें फसल उगाने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी तो बाकी के बचे हुए लोग दूसरे कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं, जिससे इस टाउन की तरक्की तेजी से होगी। क्योंकि एक टाउन तभी तरक्की कर सकता है जब उसके लोग तरक्की करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सैटी के दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं। सो शॉर्ट में आइक उसे बताता है कि जब ज्यादा लोग ज्यादा जरूरी काम करेंगे तो इससे उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। और अब सैटी ये बात समझ जाती है और वो आइक से पूछती है कि आखिर चावल कुक कैसे करते हैं। लेकिन इस बारे में तो आइक को भी पता नहीं होता, क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी चावल की कोई डिश नहीं खाई और उसे बस इसकी बेसिक सी जानकारी है। और वो ये जानकारी सैटी को देता है, क्योंकि इन चावल से खाना बनाने की जिम्मेदारी उसने सैटी को दे दी है। और सैटी भी चावल से खाना बनाने के लिए एक्साइटेड होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आइक ने अपनी पूरी आर्मी को एक जगह बुलाया होता है, और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि आइक पर जिस तीर से हमला हुआ था वो तीर दुश्मन की सेना का था। लेकिन एलिस्टेयर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसका मतलब कोई मुझे मारकर दुनिया को ये बताना चाहता था कि ये काम व्हाइट रोज नाइट्स का है। इसका मतलब हमारी इस आर्मी में कोई जासूस है। और इसके बाद आइक सभी का दिमाग पढ़ने लगता है। और भाई हमें पता चलता है कि जीरोन के दिल में आइक के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। और इसके बाद आइक अपनी सेना का दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है। और इसके अगले ही पल में आइक एक मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है, तो तुम हो वो गद्दार। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइक सेफीरो के महल में आता है उससे कुछ बात करने। लेकिन इस वक्त सेफीरो नहा रही थी, इसीलिए आइक बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी सेफीरो कहती है, क्या तुम्हें कोई जासूस मिला है? कौन है वो? आइक बताता है, 7th कॉर्प्स का सेकंड इन कमांड जेस, द वन आइड गॉब्लिन। वो काफी ज्यादा समझदार है और साथ ही एक माहिर योद्धा भी। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी सेफीरो खड़ी होकर कहती है, अब सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, उसे गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी ओर जेस द वन आइड गॉब्लिन को पता चलता है कि आइक कमांडर सेफीरो से मिलने गया है। हे, क्या तुमसे कोई गलती हो गई थी? वो गॉब्लिन कहता है कि नहीं, मैंने वो तीर उसकी छाती में मारा था। तभी एक दूसरा गॉब्लिन आकर उसे बताता है कि अनडाइंग ब्रिगेड में जो हमारा जासूस है हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। और ये बात सुन जेस समझ जाता है कि उसकी सच्चाई आइक के सामने आ चुकी है। और इससे पहले कि वो यहाँ कुछ करता तभी एक गॉब्लिन आकर उसे बताता है कि आइक उससे मिलने आया है। इसके बाद जेस आइक के पास आता है जो अकेला होता है। लेकिन जेस अपनी पूरी सेना लेकर आया था, जो देख आइक पूछता है, क्या तुम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो? वो कहता है, नहीं, वैसे मैंने सुना कि आप युद्ध के दौरान जख्मी हो गए थे। आपको जरा संभल कर काम करना चाहिए, आखिर आप एक ब्रिगेड कमांडर हो। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे ज्यादा संभल कर काम करना चाहिए था, खासकर जब आपकी सेना में कुछ गद्दार हों। ये बात सुन जेस कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन तुमने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
तुम मेरी इतनी बड़ी सेना का सामना अकेले नहीं कर पाओगे बेवकूफ। लेकिन तभी आइक कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हारी पूरी सेना यहीं एक साथ है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि आसमान से बहुत बड़े बड़े आग के गोले जेस की टेरिटरी और उसकी सेना पर गिरने लगते हैं और ये तबाही मचाने वाली है सेफीरो यहाँ बड़ी ही आसानी से पूरे टाउन को तबाह किए जा रही थी। दूसरी ओर बेचारा आइक इन हमलों से बचने के लिए एक जगह छुपकर सोचता है, मैंने उससे कहा था कि हमले इस तरह करना कि टाउन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये तो सब कुछ तबाह किए जा रही है। और यहाँ आइक के अनडेड सोल्जर्स भी जेस के गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। वहीं आइक जेस के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। लेकिन अगले ही पल में जेस के कुछ गॉब्लिन्स आइक पर हमले करना शुरू कर देते हैं। सो आइक अपने मैजिक स्पेल्स से उनसे लड़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेस बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी सेफीरो का एक गोलेम जेस पर हमला कर देता है। सो जेस वहाँ धुआं करके एक टेलीपोर्टेशन गेट से भाग जाता है। इसके बाद हम जेस को जंगल में देखते हैं जो टाउन से काफी दूर आ गया है। वो कहता है, ये लड़ाई तो तुम जीत गए, लेकिन असली युद्ध तो बस शुरू होने वाला है। लेकिन अगले ही पल में उस पर हमला होता है और ये किया था आइक ने। आइक को वहाँ देख जेस पूछता है, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? आइक बताता है कि उसका एक फैमिलियर जेस को फॉलो कर रहा था और वो जेस से कहता है, हार मान लो। लेकिन तभी जेस आइक पर हमला कर देता है, लेकिन आइक उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और इसके बाद उस पर एक हमला करके उसे दूर गिरा देता है और इसके बाद अपने बाइंडिंग मैजिक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, सब खत्म हुआ जेस। सो अब जेस कहता है, चलो ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, क्यों ना हम साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी पर कब्जा कर लें। जरा इस बारे में सोचो, हम हमेशा से इंसानों से लड़ते आए हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड ने आखिर हमें दिया ही क्या है? हम डीमंस हैं, इंसानों की चीजें हथियाना, उन्हें तड़पा कर मार कर खाना, इन्हीं चीजों से हमें आनंद मिलता है। लेकिन आज का जो डीमन लॉर्ड है वो बिना किसी वजह के हमें इंसानों को मारने नहीं देता, जो कि कई सारे डीमंस को पसंद नहीं। दूसरी ओर हमारी कमांडर सेफीरो, उनका डीमन लॉर्ड बनने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए हम साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी को बदल सकते हैं। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन आइक मना कर देता है और उसके मना करते ही जेस उस पर हमला करता है, लेकिन आइक उसके हमले से बच जाता है और पूछता है, तुम ये सब अकेले तो नहीं कर सकते, आखिर कौन है वो जो तुम्हारा साथ दे रहा है? लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सेफीरो वहाँ आ जाती है और वो कहती है, अगर तुम इसी तरह से पूछते रहे तो ये कभी नहीं बताएगा, मैं इसे टॉर्चर करके इससे सब उगलवा लूंगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जेस की हालत खराब होने लगती है, उसकी बॉडी के अंदर जहर होता है। आइक उस पर अपने एंटीडोट स्पेल का यूज करता है, लेकिन उसका स्पेल काम नहीं करता। इसका मतलब इस पर बहुत ही खतरनाक जहर का यूज हुआ है। ये बात जान आइक कहता है, आखिर वो अपने ही साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी सेफीरो कहती है, जेस तुम हमें उन लोगों के बारे में बताओ, हम तुम्हारे लिए उनसे बदला लेंगे। लेकिन शायद उसके नाम बताने से पहले ही जेस दम तोड़ देता है और यहाँ आइक को इस बात का दुख होता है कि इसे इसके ही साथियों ने धोखा दे दिया। और ये कहने के बाद वो सोचता है, दुख, हाँ, क्या मेरा दिल अभी भी एक इंसान का है? इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है। सेफीरो और आइक यहाँ डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए आए हैं। सेफीरो बताती है कि इन सब के पीछे थर्ड कॉर्प्स के हेड बास्टियो का हाथ है। डीमन लॉर्ड उनसे सबूत मांगती है। सेफीरो कहती है, उसने मेरे वाइस कमांडर को अपनी ओर करके हम दोनों को मारने की कोशिश की है और वो आपको भी मरवाना चाहता है। ये बात सुन डीमन लॉर्ड कहती है, तो सेफीरो तुम्हारा ये कहना है, लेकिन तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे बास्टियो? और इसके बाद हम देखते हैं कि सेफीरो और आइक के पीछे थर्ड कॉर्प्स कमांडर बास्टियो होता है। बास्टियो कहता है, माय लॉर्ड, ये दोनों अपने 22 कमांडर को खुद मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगाने आए हैं। ये जरूर से मेरे खिलाफ कोई साजिश है, शायद से मेरी सेना को हथियाने के लिए ये चुड़ैल ऐसी चालें चल रही है। ये बात सुन सेफीरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड उसे शांत करके कहती है, एक डीमन को जितनी ज्यादा ताकत दी जाए उसके लिए वो कमी होती है। बास्टियो,
तुमने क्या सोचा था? क्या मैं तुम्हारी साजिश को पहचानूंगी नहीं? सेफीरो, तुम्हारी वफादारी सच्ची है, लेकिन तुम्हारा दोष इतना है कि तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभाई। हमारे नियमों के मुताबिक मुझे तुम दोनों को सजा देनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं अपने 2 कॉर्प्स कमांडर्स को खोना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा युद्ध इंसानों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन मैं इस चीज को अनदेखा भी नहीं कर सकती, इसीलिए एक मुकाबला होगा और जो भी जीतेगा मैं उसी पर यकीन करूंगी। अब इसके बाद हम आइक और सेफीरो को सेफीरो के महल में देखते हैं और डीमन लॉर्ड ने सेफीरो को मुकाबले की जो डिटेल्स हैं वो भेज दी हैं। मुकाबला कुछ मैजिकल क्रिएचर्स जिन्हें पपेट्स कहते हैं उनके जरिए किया जाएगा। दोनों कमांडर्स के पास 50-50 पपेट्स होंगे और उनके जरिए वो मुकाबला करेंगे, लेकिन वो खुद इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते और इस मुकाबले में वही जीतेगा जो सामने वाले के ज्यादातर पपेट्स को खत्म कर देगा। ये बातें सुन आइक पूछता है, आखिर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों? डीमन लॉर्ड, आप दोनों का ही मुकाबला करवा सकती थी। सेफीरो कहती है वो एक कमांडर के रूप में हमारी स्किल्स को टेस्ट करना चाहती हैं। हम इस मुकाबले में स्टैंड इन्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मेरी ओर से तुम जाओगे आइक। और ये बात सुन आइक हैरान हो जाता है। इसके बाद हम आइक और जिरोन को उस जगह पर देखते हैं जहां ये मुकाबला होने वाला था। वैसे सेफीरो ने आइक को ये भी बताया था कि इस मुकाबले में उसकी जिंदगी दांव पर लगी है और इसीलिए सेफीरो सेना का नेतृत्व करने के लिए आइक को भेज रही है, क्योंकि आइक का कमांडर के रूप में टैलेंट सेफीरो से ज्यादा अच्छा है। यहाँ सेफीरो सिर्फ स्किल्स की बात कर रही है, लीडर के तौर पर तो वही आइक से बेहतर है। और इसके बाद सेफीरो आइक का हाथ थाम कर कहती है, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप रही हूँ। और यही सब सोचकर बेचारा आइक काफी परेशान हो रहा था। तभी जिरोन पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं मास्टर आइक? वो कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि कॉर्प्स कमांडर डीमन लॉर्ड के जितने ही अनयूजुअल होते हैं। जिस पर जिरोन कहता है, आप भी तो काफी अनयूजुअल हो, आप हमें बिना किसी रीजन के इंसानों को मारने नहीं देते। वैसे इसके बाद आइक उस जगह आता है जहां इसकी पूरी पपेट सेना होती है और आइक को बताया गया है कि ये पपेट्स सिर्फ अपने कमांडर की बातें ही मानते हैं। ये सभी ताकत में बिल्कुल बराबर हैं। इसी वजह से यहाँ पर असली टेस्ट तुम्हारी कमांडिंग एबिलिटीज का है। यहाँ पर कुछ हथियार भी होते हैं जिन पर आइक की नजर जाती है। इसके बाद अगले दिन हम आइक को उसके महल में देखते हैं जो कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास सैटी आती है और वो सैटी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है एक युद्ध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? और मान लो अगर तुम्हें लड़ाई के लिए भेजा जाता है तो तुम किस तरह युद्ध करोगी? जिस पर सैटी कहती है, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, अगर हो सके तो मैं बातचीत करके चीजों को सॉल्व करना चाहूंगी। ये बात सुन आइक कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी मान लो अगर तुम्हें लड़ाई के लिए भेजा जाता है तो तुम कैसे फाइट करोगी? जिस पर सैटी कहती है, मैं लड़ने के लिए एक झाड़ू का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन शायद झाड़ू से किसी को हराना बहुत मुश्किल होगा। आइक कहता है, झाड़ू एक ऐसा हथियार जिससे तुम दूर के हमले कर सकते हो और दुश्मन को पास आने से भी रोक सकते हो, और ऐसे हथियारों में सबसे अच्छा रहता है धनुष बाण। एक युद्ध जीतने के लिए जितना हो सके उतने दूर से हमले करने चाहिए, लेकिन ये सारी बातें मेरा दुश्मन भी जानता होगा। लेकिन तभी सैटी कहती है, मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं क्रॉस वो अमेजिंग होते हैं। आइक कहता है, तुमने सही कहा, उनका इस्तेमाल करना भी आसान होता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। मुझे कोई ऐसा हथियार चाहिए जिसकी जानकारी हमारे दुश्मन को ना हो। और तभी आइक के दिमाग में गन्स का आइडिया आता है, लेकिन सैटी पूछती है कि गन्स क्या होती हैं? सो अब आइक उसे बताता है, ये ऐसे पावरफुल वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज अटैक के लिए किया जाता है, और द कमांडर ऑफ द 7th कॉर्प्स एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल एल्केमिस्ट है, तो मैं ये गन्स उससे बनवा सकता हूँ। लेकिन जब आइक सेफीरो के पास जाता है, वो उससे कहती है, मैं इन्हें नहीं बना पाऊंगी। आइक कहता है, तुम तो हमेशा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती हो कि तुम कुछ भी बना सकती हो। जिस पर सेफीरो कहती है, आखिर मैं वो चीज कैसे बना सकती हूँ जो मैंने कभी देखी ही नहीं। सो आइक यहाँ सेफीरो को समझाने लगता है कि गन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन सेफीरो आइक के ऊपर पानी डालकर कहती है, ये बातें हटाओ, आओ मेरे साथ नहाओ। दूसरी ओर बास्टियो के कैसल में एक सोल्जर उसे आकर बताता है, हमने सुना है कि सेफीरो अपनी ओर से आइक को भेज रही है, कमांडर ऑफ अनडाइंग ब्रिगेड।
शायद से वो आपसे डर गई है। बास्टियो कहता है हमें उसे इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो भी एक कमांडर है। और यहाँ हम बास्टियो के हाथ में एक तलवार देखते हैं जो ड्रैगन के पंजों से बनी है और ये किसी भी चीज को काट सकती है। लेकिन तभी एक गॉब्लिन बास्टियो के पास आकर पूछता है आपको पूरा यकीन है कि आप ही जीतोगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर आइक जो नहाने के बाद सोच रहा था क्या उसे इस बात का एहसास भी है कि अगर मैं हार गया तो उसकी जान चली जाएगी। तभी उड़ते हुए आइक के पास एक कोट आता है। उसे लगता है कि ये सेफीरो ने भेजा है, लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है डीमन लॉर्ड को और उसे देखते ही वो झुक जाता है और सोचता है आखिर डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रही है? मैंने अपना मास्क नहीं पहना, शायद इसने मुझे पहचाना नहीं होगा। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड आइक के सामने कुछ रख के उसे इसे खोलने को कहती है। आइक उन्हें खोलता है। ये गन्स होती हैं। डीमन लॉर्ड कहती है तुम यही चाहते थे है ना? आइक वो कहता है ये मेरा नाम नहीं है, मुझसे कुछ भी छुपाओ मत। क्रोमबर्ग मुझे बता चुका है कि वो अपना सारा ज्ञान और मैजिक तुम्हें दे चुका है और ये भी कि तुम एक इंसान हो। आइक कहता है अगर आपको पता था कि मैं एक इंसान हूँ तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? वो कहती है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भले ही मुझ में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए लड़ सकें। और डीमन लॉर्ड की ख्वाहिश है कि वो अपने सपनों की दुनिया बनाएगी। तो आइक क्या तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरा साथ दोगे? आइक कहता है जैसा आप कहें। और अगले ही पल में डीमन लॉर्ड यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आइक इन गन्स को सेफीरो को दिखाकर बताता है कि ये गन्स डीमन लॉर्ड ने बनाई हैं और अब सेफीरो की जिम्मेदारी है बुलेट्स बनाना। और इसके बाद सेफीरो बुलेट्स बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक धमाका होता है और इस धमाके में सेफीरो को कोई मैजिक महसूस नहीं हुआ। तभी एक लड़की आइक से आकर कहती है मास्टर आपने जो कहा था हमने वो बना लिया है, लेकिन आखिर वो चीज है क्या? आइक बताता है कि उसे गन पाउडर कहते हैं और इतनी ही देर में सेफीरो बुलेट्स तैयार कर चुकी थी। और आइक सेफीरो से कहता है कि उसे ऐसी ही 500 बुलेट्स और चाहिए होंगी। लेकिन सेफीरो इस काम की जिम्मेदारी इस डीमन फियोरेंटिया को दे देती है। बेचारा जिरोन उनकी मदद करने की बात रखता है लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद युद्ध का दिन आ जाता है। दोनों कमांडर्स अपनी अपनी सेना के साथ तैयार थे और अब क्या होने वाला है ये देखने के लिए डीमन लॉर्ड भी आ चुकी है। लेकिन यहाँ बास्टियो की सेना के पास अच्छे हथियार और आर्मर थे, वहीं आइक की सेना के पास बस एक शील्ड थी और इसीलिए बास्टियो उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सेफीरो कहाँ है? कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही? लेकिन अब वो चाहे कुछ कर ले उसका अंत नजदीक है, क्योंकि बास्टियो की पूरी सेना मजबूत आर्मर पहने हुए हाथों में ब्लैक ड्रैगन फैंग से बनी तलवार लिए बिल्कुल तैयार थी और इनके आर्मर पर एरोस के हमले का भी कोई असर नहीं होगा। और ये आर्मर्स डीमन लॉर्ड ने बास्टियो को तोहफे के रूप में दिए हैं, जिस वजह से बास्टियो कहता है शायद डीमन लॉर्ड भी यही चाहती हैं कि जीत मेरी हो। ये बात सुन आइक सोचता है आखिर डीमन लॉर्ड चाहती क्या है? जीतने के बाद मैं उससे खुद पूछूंगा। इसके बाद इनके बीच का युद्ध शुरू होता है। दोनों ओर 50-50 पपेट्स हैं और जो भी अपने दुश्मन की पूरी पपेट सेना को खत्म कर देगा जीत उसी की होगी और हारने वाले की यहाँ मौत होगी। मुकाबले के शुरू होते ही बास्टियो की सेना हमले करना शुरू कर देती है और वो आइक की सेना पर भारी भी पड़ रही थी, जो देख बास्टियो कहता है शायद से तुम हार मान चुके हो, इसीलिए बस चुपचाप खड़े हो। आइक के काफी सारे पपेट्स खत्म हो चुके थे। डीमन लॉर्ड भी ये सब देखे जा रही थी। लेकिन अगले ही पल में बास्टियो के पपेट पर एक गन से फायर होता है और वो पपेट वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद आइक की सेना के पपेट बास्टियो की सेना पर फायर करने लगते हैं, जिससे बास्टियो के पपेट्स हारने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे बास्टियो की पूरी सेना खत्म हो जाती है, जो देख बास्टियो के होश उड़ चुके थे। और अब डीमन लॉर्ड आकर कहती है खेल खत्म हुआ बास्टियो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद मर जाओ या फिर मेरे हाथों अपनी जान गवाओ। लेकिन तभी बास्टियो कहता है मैं अपने लिए एक और रास्ता चुनूंगा डीमन लॉर्ड, जो मेरे लिए फायदेमंद होगा।
और तभी हम देखते हैं उस गॉब्लिन को जो बास्टियो के पास आया था, और ये गॉब्लिन डीमन लॉर्ड के ऊपर एरो से हमला कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड उस एरो को पकड़ लेती है, लेकिन उस एरो में शायद से कोई बॉम्ब लगा हुआ था जो वहीं फट जाता है, जिसके बाद अचानक ही पूरे स्टेडियम में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देख आइक को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये सारा प्लान बास्टियो का था। बास्टियो अपनी सेना को बुलाकर कहता है, आज से मैं हूँ डीमन लॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि बास्टियो के स्केलेटन्स स्टेडियम में मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। ये सब देख बास्टियो हंसते हुए कहता है, अब से ये दुनिया मेरी है। और ये तबाही आइक अपनी आंखों से देख रहा था। बास्टियो आइक से उसे ज्वाइन करने को कहता है। आइक कहता है, माफ करना, लेकिन तुम्हारे डीमन लॉर्ड बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये बात सुन बास्टियो कहता है, मैंने सोचा था कि तुम समझदार होगे, लेकिन तुम भी बेवकूफ निकले। और इसके बाद बास्टियो के स्केलेटन्स आइक को घेर लेते हैं और इसके बाद उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी आइक अपने मैजिक का यूज करके उन्हें खत्म कर देता है। और इसके बाद आइक अपने एक और खतरनाक स्पेल का यूज करता है, जिसमें से बड़ी बड़ी नुकीली नीडल्स निकलकर उन स्केलेटन्स को लगने लगती हैं। लेकिन तभी एक स्केलेटन आइक के करीब आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आइक पर हमला करने के लिए जाता है, आइक अपने मैजिक से उसे नष्ट कर देता है। और इसके बाद आइक उनके तीरों से बचता हुआ आसमान में जाकर एक और स्पेल यूज करता है, जिससे वो स्केलेटन हिल नहीं पाते। और इसके बाद आइक बास्टियो के पास आकर वहाँ एक बड़ा धमाका कर देता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि बास्टियो का सिर अलग पड़ा हुआ था, और तभी अचानक बास्टियो का शरीर आइक के पीछे आ जाता है। और धमाके की वजह से बास्टियो का जो हाथ खत्म हो गया था वो उसे रीजनरेट कर लेता है। और इसके बाद बास्टियो के सैनिक भी खड़े होने लगते हैं। और अब बास्टियो अपना सिर लगाते हुए कहता है, मैं और मेरे सोल्जर्स अनडेड हैं, तुम्हारे ऐसे स्पेल्स हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद बास्टियो के सोल्जर्स आइक पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो तभी आइक वक्त को धीमा करके उन सभी पर तेजी से हमला करता हुआ उन्हें हरा देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सैनिक थे। आइक जितने चाहे सोल्जर्स को मार ले, लेकिन वो सोल्जर्स और आते जा रहे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आइक की मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी। आखिर में बास्टियो कहता है, सच में कितनी शर्म की बात है, अगर तुम मेरा साथ देते तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता। और तभी ये गॉब्लिन आइक पर तीर से हमला करता है। आइक वक्त रहते उसके हमले से खुद को बचा लेता है, लेकिन अब वो काफी थक चुका था। आइक यहाँ कहता है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे मैजिक का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। और इस तरह आइक को चुपचाप खड़ा देख बास्टियो कहता है, क्या तुमने हार मान ली है? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा मरना तय है। और तभी कुछ सोल्जर्स आइक पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी आइक किसी स्पेल का यूज करता है और वो सोल्जर्स वहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसी तरह बास्टियो के बाकी के सोल्जर्स भी खत्म होने लगते हैं। बास्टियो को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जैसे ही ये गॉब्लिन आइक पर फिर से हमला करने वाला था कि तभी अचानक इसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। वहाँ आ चुकी थी सेफीरो और वो उस गॉब्लिन को वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद सेफीरो की सेना बास्टियो की सेना का मुकाबला करने लगती है। इसी के साथ वहाँ जीरोन भी आइक की सेना को लेकर आ गया था। और हाँ, लिलिथ भी आ गई थी। सेफीरो को देख बास्टियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी एक आवाज उससे कहती है, सेफीरो को छोड़ो, आइक तुम्हारा ओपोनेंट है। और ये होती है डीमन लॉर्ड। और वो बास्टियो से कहती है, अगर तुम आइक से जीत जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये बात सुन बास्टियो खुश हो जाता है और कहता है, मैं इस पिद्दी को अभी खत्म किए देता हूँ। और इसके बाद आइक भी बास्टियो का सामना करने के लिए चला जाता है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू हो जाता है। सबसे पहले आइक बास्टियो के हमले को अपने मैजिक स्पेल से रोक लेता है, लेकिन बास्टियो के अगले हमले से आइक का स्पेल टूटने लगता है। बास्टियो आइक पर लगातार हमले करता है। इसके बाद आइक बास्टियो के हमले को अपने लाइट मैजिक से रोकता है और आइक के लाइट मैजिक से बास्टियो को जो चोट लगती है वो उसे हील नहीं कर पाता। और ये देखकर सेफीरो भी हैरान हो जाती है कि आइक लाइट मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन डीमन लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हमें आइक का पास्ट दिखाया जाता है।
हम रोमबर्ग को एक गुफा में देखते हैं जिसके सामने कई सारे भेड़िए होते हैं। रोमबर्ग अपने मैजिक से उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद रोमबर्ग की नजर पड़ती है कि उन भेड़ियों ने 2 इंसानों को मार दिया था। ये दोनों अपनी जान देकर भी अपने बच्चे को बचा लेते हैं और ये बच्चा था आइक। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइक थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो एक फूल को देख रहा था जो मुरझा चुका है। तभी उसके पास रोमबर्ग आते हैं और इसके बाद आइक की मैजिकल स्टडीज शुरू हो जाती है। हर दिन रोमबर्ग आइक को मैजिक के बारे में सिखाते हैं और आइक धीरे धीरे मैजिक का इस्तेमाल करना भी सीख रहा है। इसके बाद आइक रोमबर्ग से पूछता है, क्या कोई ऐसा स्पेल है जिसके जरिए हम मुरझाए हुए फूल को फिर से खिला सकते हो? रोमबर्ग कहते हैं, हाँ है ना, लाइट मैजिक। लेकिन आइक, तुम एक डीमन हो, तुम्हें डार्क मैजिक सीखना चाहिए, ना कि लाइट मैजिक, क्योंकि एक डीमन लाइट मैजिक का यूज कभी भी नहीं कर सकता। लाइट मैजिक का यूज करने के लिए एक दयालु दिल होना चाहिए जो दूसरों की परवाह कर सके, लेकिन ऐसा दिल डीमंस के पास नहीं होता। लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति हमदर्दी है, इसीलिए तुम लाइट मैजिक सीख सकते हो। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना, लाइट मैजिक डीमंस के लिए जहर की तरह होता है, एक ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं होता। और अगर तुम लाइट मैजिक को सीखते हो तो इस बात का ख्याल रखना कि किसी को इस बारे में पता ना चले। और अब प्रेजेंट में आइक कहता है, तुम एक ऐसे डीमन हो जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने साथियों का सैक्रिफाइस कर सकते हो और अपने मास्टर को धोखा भी दे सकते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बास्टियो कहता है, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? और इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से आइक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी आइक अपने लाइट मैजिक का यूज करता है और आइक के लाइट मैजिक से बास्टियो धूल बनने लगता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सेफिरो आइक के पास आकर पूछती है, क्या तुमने ये स्पेल रोमबर्ग से सीखा था? वो कहता है, हाँ, वैसे तुम इस बारे में शुरुआत से ही जानती थी, है ना? इसीलिए तुमने मुझे भेजा बास्टियो का मुकाबला करने के लिए। वो कहती है, तुम जीत गए, मुद्दा यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड आकर कहती है, बास्टियो मारा जा चुका है, अब उसकी थर्ड कॉर्प्स सेना का नेतृत्व कौन करेगा? आइक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे थर्ड कॉर्प को कमांड करना होगा। और ये कहने के बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जीरोन आइक को गले लगाकर रो रहा था। वो आइक को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ लिलिथ जीरोन पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन इसके बाद हम सेफिरो को डीमन लॉर्ड के साथ देखते हैं। वो कहती है, आइक मेरे अंडर काम करता है, इसीलिए मुझे इस बात का पूरा हक है कि मैं ये तय कर सकती हूँ कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। डीमन लॉर्ड कहती है, अगर इस लॉजिक की बात करें तब तो तुम मेरे अंडर काम करती हो, यानी आइक भी मेरे अंडर रहेगा। और इसके बाद आइक वहाँ आता है। डीमन लॉर्ड पूछती है, तो तुम्हारा जवाब क्या है? आइक हाँ कहता है। अब वहाँ से आते हुए सेफिरो आइक से कहती है, डीमन लॉर्ड को पता चल गया कि तुम एक इंसान हो और इस सिचुएशन में तुम इतने शांत कैसे हो? आखिर हो क्या रहा है? और अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। आइक डीमन लॉर्ड को बताता है कि लोग उनके नए टाउन को काफी पसंद कर रहे हैं और अब मेरी सेना भी इंसानों के साथ रहना सीख रही है। और वहीं बात अगर इंसानों की जाए तब दोस्तों हमें पता चलता है कि डीमंस और इंसान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो काम करने में इंसानों को दिक्कत आती है, डीमंस उसमें उनकी मदद करते हैं और डीमंस को काम करता हुआ देख इंसानी बच्चे उनके लिए खाना लेकर आते हैं। और इसके बाद आइक कहता है, मैं ये बात मास्टर सेफिरो से पहले कह चुका हूँ और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ इंसान और डीमंस एक साथ रह सकें। और इसके बाद वो अपना मास्क उतार कर कहता है, माफ कीजिएगा डीमन लॉर्ड, लेकिन अभी भी मुझे मास्टर सेफिरो से बहुत कुछ सीखना है। लेकिन बदले में मैं आपसे वादा करता हूँ, इवेलियस मेरे सपने की शुरुआत होगी, ऐसा पहला टाउन जिसमें इंसान और डीमंस एक साथ रहेंगे मिलजुल कर। ये कहने के बाद आइक और सेफिरो यहाँ से चले जाते हैं और डीमन लॉर्ड उन्हें ही जाते हुए देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइक अपने इस टाउन को देख रहा था। तभी उसके पास सेटी आती है और वो आइक से पूछती है, मास्टर आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? सो तभी आइक कुछ मिट्टी उठाकर बताता है, इस टाउन की जैसी मिट्टी है, यहाँ पर हम नॉरफॉक सिस्टम का यूज कर सकते हैं, यानी कि जमीन को बिना कोई आराम दिए लगातार उस पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाएं।
वैसे इससे तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश खाने को भी मिलेगी। और ये बात सुन सैटी खुश हो जाती है। आगे आइक कहता है, अब हम एक ऐसे टाउन को बनाने में काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं जिसमें इंसान और डीमंस एक साथ रह सकें। दूसरी ओर हमें एक युद्ध भूमि का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमांडर अपने सैनिकों को बड़े ही अच्छे से आदेश दे रहा था, जिस वजह से इंसानों की सेना डीमंस की सेना पर भारी पड़ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइक अपने मैजिक से खेतों में पानी दे रहा है और आइक यहाँ बताता है कि इस वक्त हम चावल उगाएंगे और चावल की फसल कटने के बाद जमीन में घास उगाएंगे जिस घास को जानवर खा सकें। और इसी तरह थोड़े थोड़े गैप के साथ हम जमीन में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। और अगर हमारा प्लान काम करता है तो इंसानों और डीमंस दोनों को ही अपने खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे शाम के वक्त सैटी आइक के लिए चाय लेकर आती है। मैंने सुना कि आपको वाइस कमांडर बना दिया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब से मुझे आपको वाइस कमांडर कहकर बुलाना होगा। लेकिन तभी वहाँ जीरोन आता है हाँफते हुए। आइक पूछता है क्या हुआ। वो बताता है, मास्टर आइक, मेरा मतलब वाइस कमांडर, क्या ये सच है कि आपने एक कॉर्प्स कमांडर बनने से इनकार कर दिया। आइक पूछता है, क्या तुम यहाँ मुझसे ये कहने के लिए आए थे। जेरॉन कहता है, नहीं, मैं तो आपको अलायंस ऑफ किंग्स के बारे में बताने के लिए आया हूँ। कल रात जो सेकंड कॉर्प्स एलेस्टा के लिए लड़ाई कर रही थी वो हार चुकी है। सेकंड कॉर्प्स आर्मी में बहुत ही होनहार योद्धा थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया। ये बात सुन आइक कहता है, सारे इंसान मिलकर ताकतवर बन रहे हैं। तभी सैटी पूछती है, एलियंस ऑफ किंग्स क्या है। आइक बताता है, ये इंसानों का एक एंशियंट समझौता है। जब कोई एक राज्य डीमंस की सेना को अकेले हरा नहीं पाता तब वो इसके लिए दूसरे राज्यों से मदद मांगता है और इसके बाद सारे राज्य एक साथ मिलकर डीमंस का सामना करते हैं। और ऐसा अब तक इतिहास में 3 बार हो चुका है और हर बार इंसानों ने डीमन लॉर्ड को हराया है। और अब इंसानों का अगला टारगेट हमारा टाउन एवेलियस होगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन के काफी करीब है। और अगर वो एवेलियस को हमसे हथियाने की कोशिश करेंगे तब उन्हें बॉर्डर की फ्रंट लाइन से हम पर हमला करना होगा। हम डीमंस किसी भी एक सेना का सामना काफी आसानी से कर लेंगे, लेकिन एक साथ कई राज्यों की सेना का सामना कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर हम हार गए तो इसके बाद वो आर्स नाम पर हमला करेंगे और शायद से हम उनके खिलाफ उस लड़ाई को भी हार जाएंगे और आखिर में डीमंस को डीमन लॉर्ड के कैसल में वापस लौटना पड़ेगा। और यहाँ आइक मन में कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा सपना जिसमें इंसान और डीमंस एक साथ मिलकर रहें वो चूर चूर हो जाएगा। और इंसानों को हराने का अब सिर्फ एक रास्ता है, ये गन्स, जिनकी बुलेट्स आसानी से किसी भी आर्मर को चीर सकती हैं। लेकिन ये लड़की आइक को बताती है कि हमने इन गन्स को बनाने की काफी ज्यादा कोशिश की और हमें एक दिक्कत आ रही है। इन गन से एक बुलेट फायर करने के बाद ये गन टूट जाती है, क्योंकि ये गन्स उन गन्स की कॉपीज हैं जिन गन्स को डीमन लॉर्ड ने आइक को दिया था। सेफीरो पूछती है, हमें इन गन्स की क्या जरूरत, हम उन्हें अपने मैजिक से हरा देंगे। आइक कहता है, मैजिक बहुत ज्यादा तबाही मचाता है जिससे चीजों को फिर से ठीक करने में बहुत वक्त लग जाता है। और इसके अलावा अगर हम इंसानों से लड़ने वाले हैं तो हमें ऐसे हथियार चाहिए होंगे जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सके। और अब इसके बाद ये लड़की बताने लगती है कि किस तरह ये लकड़ी और मेटल का इस्तेमाल करके इन गन्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं। इसमें उन्हें ड्वार्फ्स की मदद चाहिए होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इंसानों से हारने के बाद ड्वार्फ्स अपनी जमीन छोड़कर यहाँ वहाँ भटकने लगे और इंसानों से लड़ने के लिए हमें काफी सारे हथियारों की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें काफी सारे ड्वार्फ्स चाहिए होंगे। लेकिन इतने सारे ड्वार्फ्स आएंगे कहाँ से। आइक कहता है, द ड्वार्फ किंग, जो इस वक्त इस मुत किंगडम की जेल में कैद है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह इंसानों ने ड्वार्फ्स के साम्राज्य में आग लगा दी और बहुत सारे ड्वार्फ्स को खत्म कर दिया। और एक कमांडर ड्वार्फ किंग से कहता है, अगर तुम पहले ही हमारी बात मान लेते तो इतनी सारी जानें नहीं जाती। ड्वार्फ किंग कहता है, मैं तुम इंसानों को युद्ध में हमारी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करने दूंगा। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास हमारी बात मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और यहाँ इंसान ड्वार्फ किंग के बेटे को भी बंदी बना लेते हैं। आगे वो आदमी कहता है, अगर तुम हमें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दो तो तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ देंगे हम। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के ड्वार्फ्स कहीं चले गए और जेल में कैद ड्वार्फ किंग कहता है, मेरे बेटे और बाकी के ड्वार्फ्स, आखिर तुम सभी क्या कर रहे होगे।
लेकिन अगले ही पल में डॉर्फ किंग को कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर देखता है तो वहाँ होती है लिलिथ, जो यहाँ डॉर्फ किंग को लेने के लिए आई है। लेकिन डॉर्फ किंग पूछता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुम बस मेरे पीछे आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन जब डॉर्फ किंग उसकी बात नहीं सुनता तब वो उसे अपने मैजिक से वहीं बेहोश कर देती है। तभी जीरोन आकर पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया? वो कहती है, ये बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, अब चलो इसे लेकर चलते हैं। जिसके बाद जीरोन डॉर्फ किंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और बाहर आते हुए ये दोनों बड़े ध्यान से आ रहे थे, क्योंकि इनसे कहा गया है कि डॉर्फ किंग को लाते वक्त कोई इन्हें देख ना ले। लेकिन तभी लिलिथ जीरोन से कहती है, तुम्हारे अंदर से बड़ी अजीब गंध आ रही है। अरे हाँ, तुम बदसूरत हो ना, इसी वजह से आ रही होगी। ये बात सुन जीरोन गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो उन्हें देख लेते हैं। जीरोन कहता है, लो तुम्हारी वजह से फंस गए ना हम। लेकिन उन गार्ड्स के कुछ करने से पहले ही लिलिथ उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। सो जीरोन कहता है, मैं वाइस कमांडर आइक को बता दूंगा कि तुमने इंसानों से बेवजह लड़ाई की। लेकिन तभी इनकी ओर एक और गार्ड आता है जिसे जीरोन अपने एक ही हाथ से दूर फेंक देता है। अब तो जीरोन ने भी एक इंसान पर हमला कर दिया। लिलिथ कहती है, अब मैं इस बारे में आइक को बता दूंगी। वो कहता है, प्लीज बताना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लिलिथ कहती है, ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे कुछ भी करने से रोकोगे नहीं। लेकिन अगले ही सीन में जब ये दोनों उस तहखाने की जेल से बाहर निकलते हैं, इन्हें सामने बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं और जैसे ही वो गार्ड्स देखते हैं कि ये तो डीमंस हैं, वो उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल में लिलिथ कुछ अजीब करने लगती है। वो कहती है, मैंने आइक से वादा किया है, इसीलिए मैं किसी को मारूंगी नहीं। लेकिन लिलिथ उन सोल्जर्स की सारी एनर्जी को सोख लेती है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी काफी सारे सैनिक इनके पीछे आ रहे होते हैं और यहाँ इन दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर आखिर इतने सारे सैनिक क्यों हैं। सैनिकों को तो इस वक्त युद्ध में होना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि आइक वहाँ आ जाता है और वो सभी सैनिकों को इनके पीछे आने से रोक देता है, रास्ते में काफी सारे पिलर्स को रखकर। और आइक को देख लिलिथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैंने इतना बढ़िया काम किया है, इसीलिए मुझे एक किस दीजिए ना। लेकिन आइक उस पर ध्यान नहीं देता और जीरोन से पूछता है, सब कुछ सही हुआ ना? वो कहता है, हाँ, हमें डॉर्फ किंग मिल गया। तभी आइक कहता है कि वो डॉर्फ किंग है, तुम उसे इस तरीके से उठा नहीं सकते। सो जीरोन अब डॉर्फ किंग को घुमाने लगता है ताकि वो नींद से जाग जाए। लेकिन फिर भी डॉर्फ किंग नहीं जागता। अगले सीन में हम डॉर्फ किंग को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है और इस वक्त वो आइक के महल में होता है। लेकिन जागते ही वो अपने सामने आइक को देखता है। हे डीमन, तुमने आखिर मुझे जेल से बाहर क्यों निकाला? आइक उसके हाथ में एक गन देते हुए कहता है, क्या तुम ऐसे हथियार बना सकते हो? वो कहता है, मैंने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाँ, मैं इसे बना सकता हूँ। लेकिन मैं तुम जैसे एक डीमन की मदद नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी इंसानों की तरह हमारा इस्तेमाल करोगे और भले से ही तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा। आइक कहता है, मुझे इस हथियार की जरूरत है ताकि मैं इंसानों और डीमंस के बीच शांति ला सकूं। डॉर्फ किंग गैंथर को उसकी बात समझ नहीं आती, सो आइक गैंथर को उसके साथ आने को कहता है। अगले सीन में गैंथर एवेलियस टाउन को देखता है जहां इंसान और डीमंस एक साथ थे और बस ऐसी ही दुनिया बनाने में आइक को गैंथर की मदद चाहिए। लेकिन गैंथर कहता है, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। इंसानों ने हम ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया और इसके बाद हमारे साम्राज्य को जला दिया और अब हम बस यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और मैं तुम्हारी ऐसी कोई मदद नहीं करूँगा जिससे इंसानों का फायदा हो। आइक कहता है, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे राज्य की शांति फिर से लौटाएं? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं डीमन लॉर्ड से कहकर तुम्हारे डॉर्फ किंगडम को फिर से बनवा दूंगा। वो कहता है, मजाक करना बंद करो, एक साम्राज्य को फिर से बना पाना नामुमकिन है, क्योंकि एक राज्य उसके लोगों के बिना कुछ नहीं होता। आइक कहता है, अगर तुम्हें ये मजाक लगता है तो अपनी आंखों से चलकर देख लो। और इसके बाद वो गैंथर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ गैंथर को काफी सारे ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं के बीच उसका बेटा बैटसन भी होता है। डॉर्फ किंग गैंथर को देख सभी डॉर्फ्स उसके पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस जगह पर डीमंस उन्हें लेकर आए हैं। उन्होंने हमें खाना दिया, रहने को जगह दी
और अब डॉर्फ किंग को फिर से पाने के बाद इन सभी डॉर्फ्स में जोश आ जाता है और ये अपनी पूरी जी जान लगाकर आइक की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आइक गैंथर से फिर से पूछता है, क्या तुम मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करोगे? और इस बार गैंथर हाँ कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन हाथ मिलाते ही गैंथर को महसूस होता है ये एक डीमन है, लेकिन इसका हाथ बहुत गर्म है। अगले सीन में आइक लाइब्रेरी में आता है जहाँ सैटी सफाई कर रही थी। वो कहती है, वेलकम बैक, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आइक कहता है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वो कहती है, नहीं, मुझे किताबों के बीच रहना पसंद है। आइक कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इन्हें अपने फ्री टाइम में पढ़ सकती हो। सैटी बताती है कि उसे पढ़ना नहीं आता, जिस वजह से आइक कहता है, चलो मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। इस बात से सैटी काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी दरवाजा खोलकर वहाँ आ जाती है लिलिथ। सो तुरंत ही आइक अपना मास्क पहन लेता है, लेकिन यहाँ सैटी को आइक के साथ देखकर लिलिथ को जलन होने लगती है। सो सैटी कहती है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसे ही इन दोनों के बीच माहौल गर्मा जाता है। लेकिन तभी वहाँ चिल्लाते हुए चिरॉन आता है आइक को एक खबर सुनाने के लिए। लेकिन ये दोनों उससे कहती हैं कि चुप हो जाओ मोटे भद्दे। बेचारा चिरॉन उनके गुस्से से घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें इंसानी आर्मी का एक बेस दिखाया जाता है और एक आदमी किसी से कहता है, जनरल, डीमंस ने डॉर्फ किंग को हमसे चुरा लिया है। ये बात सुन वो जनरल कहता है, मुझे नहीं पता कि वो डीमंस क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आखिर एक बुढ़ा डॉर्फ हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तभी एक सैनिक जनरल को आकर बताता है कि एवेलियस के बॉर्डर पर इनकी एक सेना है जिसमें 500 सैनिक हैं और वहाँ पर सभी ब्रिगेड कमांडर्स भी जाने वाले हैं, जिससे वहाँ सैनिकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। और यहाँ ये इंसानी सेना डीमंस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है अपनी 12,000 आदमियों की सेना के साथ। और आखिर में ये जनरल कहता है, अब वक्त आ गया है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।